नमस्कार। आज हम भारतीय सेना की जड़ों को थोड़ा खंगाल रहे हैं जी। और जो कहानी इन स्रोतों से निकल कर आ रही है वो शायद हमारी आम समझ से मतलब काफ़ी अलग है। हाँ, ये बात तो है। हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं जो सेना के बनने की कहानी पर कह लीजिए नई रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। आमतौर पर हम भारतीय सेना को ब्रिटिश राज से जोड़कर देखते हैं ना। हाँ, ज्यादातर यही सोचा जाता है। लेकिन आज की हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि इसकी पहचान कितनी पुरानी और गहरी है। क्या ये सिर्फ अंग्रेजों की देन है या इसकी कहानी कहीं और मतलब पहले शुरू होती है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और स्रोत हमें यही बताते हैं कि भारतीय सेना की असली पहचान सिर्फ अंग्रेजों के आने से नहीं बनी। अच्छा। हाँ, इसकी जड़ें तो आप देखिए मध्यकालीन भारत के उन योद्धा समुदायों तक जाती हैं जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत यानी मुगलों को टक्कर दे रहे थे। ओह, तो ये तो पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने जैसा है। बिल्कुल, ये नजरिया बदल देता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? सेना की विविधता से। स्रोत इसका जिक्र करते हैं। हाँ, वो एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। सेना की जबरदस्त विविधता। कुछ युद्ध घोष दिए गए हैं, योग और खाली, हर हर महादेव, ज्वाला माता की जय, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल जी। ये नारे सुनते ही अंदाजा हो जाता है कि ये कोई एक रंग की सेना नहीं है। सही कहा। और यही रंगत, यही विविधता ही तो इसकी असली पहचान और ताकत है। सोचिए, इस सेना ने कहां काम नहीं किया। सही बात है। विश्व युद्धों में अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, मिस्र, फ्रांस, इटली जैसे अनजान मुल्कों से लेकर और आजादी के बाद भी। हाँ, आजादी के बाद सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर, कांगो के घने जंगलों में, यूएन मिशन के तहत, राजस्थान के रेगिस्तान में भी, राजस्थान के तपते रेगिस्तान और जम्मू कश्मीर की मुश्किल वादियों तक, हर जगह। और सिर्फ पारंपरिक युद्ध ही नहीं लड़े इन्होंने। नहीं, बिल्कुल नहीं। आमने सामने की लड़ाइयां तो लड़ी हैं, लेकिन आतंकवाद विरोधी अभियानों में छुपे हुए दुश्मन से भी लोहा लिया है। तो फिर ये जो पश्चिमी नजरिया है कि भाई भारतीय सेना असल में 18वीं सदी के मध्य से ब्रिटिश राज के अंत तक ही बनी, हाँ, वो नजरिया, वो अधूरा लगता है। स्रोत हमें पीछे देखने को कह रहे हैं। बिल्कुल अधूरा है। स्रोत साफ कहते हैं कि हमें इससे पीछे जाना होगा, खासकर मराठा और सिखों के दौर में। मराठा और सिख, क्यों ये दो समुदाय इतने अहम हैं? क्योंकि उस दौर में, मतलब मुगलों के समय में, यही दो बड़ी देसी ताकतें थी। अच्छा। मराठा और सिख, ये मुगलों से सीधे टक्कर ले रही थी और देश के बड़े हिस्सों पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही थी। तो इनकी सैन्य परंपराओं का असर पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले मराठों की बात करते हैं। जी। शिवाजी महाराज का नाम तो खैर हर कोई जानता है जी। पर उनकी सेना इतनी ताकतवर कैसे बनी? क्या खास था उसमें? देखिए, शिवाजी की सेना कमाल की संगठित थी, अनुशासित थी और उनका नेतृत्व वो बहुत मजबूत था। लेकिन शायद सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने यूरोप से आ रही नई सैन्य तकनीकों और विचारों को अपनाने में जरा भी देर नहीं की। मतलब वो बदलाव के लिए तैयार थे। बिल्कुल। वो सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो एक साम्राज्य बना रहे थे। कहां तक फैला था ये साम्राज्य? दक्कन के पठार और मध्य भारत के बड़े हिस्से तक, मतलब आज का गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, वहां तक। और उन्होंने मुगलों को काफी परेशान किया। अरे, लगभग 1 सदी तक मुगलों को चैन नहीं लेने दिया उन्होंने और उनके उत्तराधिकारियों ने। लेकिन फिर इतनी बड़ी ताकत, उसका पतन कैसे हुआ? एक बड़ा झटका लगा 1761 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई। हाँ, अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा झटका था। उसके बाद मराठा साम्राज्य थोड़ा बिखर गया, 5 राज्यों का एक ढीला ढाला संघ बन गया। और इसी फूट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। हाँ,
इसी अंदरूनी फूट और बिखराव का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने आखिरकार 19वीं सदी की शुरुआत में उन्हें हरा दिया। लेकिन उनकी छाप गहरी रही। बहुत गहरी। श्रुत तो उन्हें आधुनिक भारतीय सेना के स्वदेशी रूप का एक तरह से पुरखा मानते हैं। पुरखा? वाह। हाँ, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि मुगलों को चुनौती देने वाले मराठों के इस लंबे संघर्ष को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। एक अंग्रेज अफसर थे जेम्स ग्रांट डफ, बाद में सतारा में पॉलिटिकल रेजिडेंट बने। उन्होंने शिवाजी के बारे में बहुत इज्जत से लिखा है अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द मराठाज में। क्या लिखा है? मैं सार बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि शिवाजी योजना बनाने में धैर्यवान और विचारशील थे। अच्छा, मतलब प्लानिंग और एक्शन दोनों में माहिर। बिल्कुल। उनमें गजब की चतुराई थी, लचीलापन था, विनम्रता थी और उतनी ही हिम्मत, दृढ़ता और महत्वाकांक्षा भी। लोगों को साथ लेकर चलने की कला भी होगी। हाँ, वो लोगों में जोश भर सकते थे। एक छापामार लड़ाके की तेजी के साथ एक कुशल शासक की तरह व्यवस्था और बचत भी कर सकते थे। उनकी योजनाओं की बुद्धिमत्ता ने ही उनके शब्दों में तिरस्कृत हिंदुओं को संप्रभुता तक पहुंचाया। वाह, ये तो वाकई बड़ी तारीफ है। जी। लेकिन फिर ये थोड़ी अजीब बात नहीं कि बाद में अंग्रेजों ने, खासकर लॉर्ड रॉबर्ट्स जैसे बड़े अफसरों ने, मराठा सैनिकों को मार्शल रेस यानी लड़ाकू जाति मानने से इनकार कर दिया। हाँ, यहीं से कहानी थोड़ी कह लीजिए पेचीदा हो जाती है। ये मार्शल रेस का क्या चक्कर था असल में? देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ, हाँ, गदर, उसके बाद अंग्रेजों ने सेना को नए सिरे से बनाने का फैसला किया, पूरी तरह से। अच्छा। उनका मानना था, जैसा कि लॉर्ड रॉबर्ट्स और बाद में लॉर्ड किचनर, जो कमांडर इन चीफ बने थे, हाँ, सेना के सबसे बड़े अफसर। जी, उनका मानना था कि सिर्फ कुछ खास जातियों या नस्लों में ही लड़ने की मतलब पैदाइशी काबिलियत और वफादारी होती है। ओहो, ये तो बड़ी पक्षपात वाली बात लगती है। थी ही। तो कौन सी थी वो खास जातियां उनकी नजर में? वो जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था और जिनमें उनके हिसाब से लड़ाई का हुनर था। जैसे कि? जैसे सिख, गोरखा, डोगरा, पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ मुस्लिम समुदाय, राजपूत, जाट वगैरह। इनको मार्शल माना गया। और लॉर्ड रॉबर्ट्स ने दक्षिण भारत और बंगाल के बारे में क्या कहा था? उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि दक्षिण भारत और बंगाल के लोगों में पुरानी फौजी रूह मर चुकी थी। बाप रे। और मराठों के बारे में? वही हाल, बॉम्बे के मराठों का भी था उनके हिसाब से। मतलब बंगाली, मद्रासी, मराठा और महार, जिन्होंने शिवाजी की सेना में इतनी सेवा दी थी। हाँ, महार रेजिमेंट का तो इतिहास है शिवाजी के समय से। उन सबको नॉन मार्शल मान लिया गया। हाँ, ज्यादातर उन्हें सैपर या इंजीनियर जैसे कामों तक सीमित कर दिया गया, लड़ाकू भूमिकाओं से दूर रखा गया। स्रोत में इसका कोई कारण बताया गया है या कोई नतीजा? स्रोत इशारा करते हैं कि शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र और बंगाल बाद में राष्ट्रवादी विरोध के इतने बड़े गढ़ बने। अच्छा, ये कनेक्शन हो सकता है। हाँ, और भर्ती का जोर उन इलाकों पर भी ज्यादा रहा जो उत्तर पश्चिम सीमा के करीब थे। उधर से रूस का खतरा था। हाँ, ग्रेट गेम जिसे कहते थे। बिल्कुल। मध्य एशिया पर दबदबे के लिए ब्रिटेन और रूस की जो आपसी खींचतान थी। लेकिन मराठा विरासत मिटी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आज भी मराठा लाइट इन्फेंट्री और महार रेजिमेंट जैसी टुकड़ियों में जिंदा है। ये अच्छी बात है। अच्छा, कुछ और लेखक भी हैं, फिलिप मेसन जैसे। मेसन का जिक्र है। वो मुगल सेनाओं की कमियों की बात करते हैं, अनुशासन की कमी, धीमी चाल, खराब सप्लाई वगैरह। और मराठा सेना के बारे में? उनके मुकाबले वो मराठा सेना में एक तरह की राष्ट्रीय भावना की शुरुआत देखते हैं। लेकिन आलोचना भी है। जी, बिपिन चंद्र की। हाँ, भारतीय इतिहासकार बिपिन चंद्र की आलोचना भी स्रोत में दर्ज है। वो कहते हैं कि मराठा महाराष्ट्र के बाहर अच्छा शासन नहीं दे पाए और शायद अपने राज्य को आधुनिक बनाने में भी उतने कामयाब नहीं रहे। तो ये भी एक पहलू है। हाँ, हर कहानी के कई पहलू होते हैं। मराठों की वीरता अपनी जगह है, पर उनकी प्रशासनिक कमजोरियां भी थी। शायद इसीलिए अंग्रेजों का काम आसान हुआ। सही कहा। अच्छा, अब मराठों से आगे बढ़ते हैं सिखों की तरफ। जी। उनका प्रभाव भी जबरदस्त रहा है, जैसा आपने कहा। बहुत जबरदस्त। कैसे एक शांति प्रिय खेती करने वाला समुदाय इतनी बड़ी लड़ाकू ताकत बन गया? इसकी सीधी वजह थी मुगल बादशाहों के लगातार जुल्म। औरंगजेब के समय से सिख पूरी तरह हथियार बंद हो चुके थे। खालसा पंथ की स्थापना। जी, और वो बराबरी पर आधारित 12 मिसलों यानी समूहों में संगठित थे। 5 ककार, केश, कंघा, कड़ा, कछेरा, कृपाण
और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब ने उन्हें एक अलग और बहुत मजबूत पहचान दी। और यहाँ भी शिवाजी की तरह एक करिश्माई नेता का नाम सामने आता है, महाराजा रणजीत सिंह। हाँ बिल्कुल, महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने इन बिखरी हुई मिसलों को, ताकतों को कैसे एक किया? रणजीत सिंह कमाल के रणनीतिकार थे। सबसे पहले तो उन्होंने सिख सेनाओं का आधुनिकीकरण किया। कैसे? सिर्फ घुड़सवार सेना पर निर्भर नहीं रहे, उन्होंने पैदल सेना और तोपखाने को भी उतना ही महत्व दिया। इसे संयुक्त हथियार रणनीति कहते हैं। अच्छा, मतलब इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कैवलरी सब साथ में? बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि अगर टिके रहना है तो साम्राज्य को फैलाना जरूरी है। और उनकी ताकत इतनी थी कि अंग्रेज भी उनसे सीधे भिड़ने से कतराते थे। हाँ, शुरू में तो बिल्कुल। अंग्रेजों ने उनसे सीधे लड़ने से परहेज किया और 1809 में लाहौर में संधि कर ली। लेकिन वो अंग्रेजों की चाल थी। हाँ, स्रोत तो यही बताते हैं। अंग्रेजों की ये चाल थी। वो पहले मराठों से निपटना चाहते थे और सिख साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। और वो मौका उन्हें रणजीत सिंह की मौत के बाद मिला। जी, 1839 में उनकी मृत्यु के बाद। वो कहानी बड़ी मशहूर है जब रणजीत सिंह ने भारत का नक्शा देखकर कहा था, हाँ, एक रोज सब लाल हो जाएगा। लाल रंग अंग्रेजी कब्जे वाले इलाके दिखाता था। हाँ, वो भविष्यवाणी दुखद रूप से सच साबित हुई। उनकी मौत के बाद अंग्रेजों ने वही किया। 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए। जी, 2 बड़ी लड़ाइयाँ हुई 1848-49 में। चिलियांवाला की लड़ाई में तो सिखों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। हाँ, सुना है बहुत भारी पड़ी थी वो लड़ाई अंग्रेजों पर। बहुत भारी। लेकिन आखिर में अंदरूनी फूट और शायद नेतृत्व की कमी के कारण सिख हार गए। उनकी सैन्य ताकत खत्म हो गई। लेकिन फिर ये विरोधाभास कैसे हुआ कि अंग्रेजों ने सिखों को अपनी सेना में इतनी बड़ी संख्या में शामिल कर लिया? यही तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का असली कमाल दिखता है। अच्छा, कैसे? उन्होंने हारे हुए पर बहादुर सिख योद्धाओं को यकीन दिलाया कि उनकी इज्जत, उनकी लड़ाकू परंपरा अंग्रेजों के राज में ज्यादा सुरक्षित रहेगी। और सिख मान गए। हाँ, ये चाल कामयाब रही। अंग्रेजों ने सिख नेताओं की मदद से ही बाकी बची खुची मराठा ताकत को हराया। ओह! राजपूतों और जाटों के विद्रोह को दबाया और सबसे बढ़कर 1857 के गदर को कुचलने में उनकी बहुत बड़ी मदद ली। तो ये थी उनकी रणनीति। बिल्कुल। लेकिन सिख रेजिमेंट आज भी सेना की शान है, इसमें कोई शक नहीं। और आजादी के बाद पहली बड़ी सैन्य कार्रवाई का नेतृत्व एक सिख रेजिमेंट नहीं किया था। ये वाकई गर्व की बात है। हाँ, ये तो है। अच्छा, स्रोत में राजपूतों और जाटों का भी जिक्र आता है संक्षेप में। हाँ, उनका भी जिक्र है। राजपूतों की वीरता का इतिहास तो बहुत पुराना है। शुरू में उन्होंने मुगलों का सामना किया, महाराणा प्रताप जैसे। जी, पर धीरे धीरे उनकी ताकत कम हुई और वो मुगल व्यवस्था का हिस्सा बन गए। और जाट? जाट, जो आज के हरियाणा, पश्चिमी यूपी और पूर्वी राजस्थान के मजबूत किसान थे, उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाई। सूरजमल जैसे नेता हुए, पर वो भी एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं बन पाए। लेकिन अंग्रेजों ने बाद में इन्हें भी सेना में लिया। हाँ, बाद में अंग्रेजों ने इन दोनों समुदायों को भी अपनी सेना में भर्ती किया, खासकर जब वो मार्शल रेस वाला सिद्धांत लेकर आए। हैदर अली और टीपू सुल्तान का भी नाम है, पर उन्हें उतनी तवज्जो क्यों नहीं दी गई स्रोत में? स्रोत इसके कुछ कारण बताते हैं। एक तो ये कि उनका संघर्ष मराठों और सिखों की तुलना में कम समय चला। ठीक है। दूसरा, उनकी मैसूर सेना में अलग अलग समुदायों के लोग थे। शायद उतना मजबूत अंदरूनी जुड़ाव नहीं था जैसा मराठों या सिखों में दिखता है। और टीपू ने एक साथ कई दुश्मनों से मोर्चा खोल लिया था, निजाम भी, अंग्रेज भी, मराठे भी, जो शायद रणनीतिक रूप से ठीक नहीं था। शायद। पर हाँ, ये बात भी अहम है कि अंग्रेजों ने टीपू से रॉकेट तकनीक सीखी। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। तो उनका भी योगदान रहा, भले ही अलग तरह से। ठीक है, तो अब आते हैं सीधे सीधे ब्रिटिश प्रभाव पर। 1857 का विद्रोह, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जी, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना? बिल्कुल, निर्णायक मोड़ था वो। उस विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश महारानी यानी क्राउन के हाथ में आ गया। और सेना में सबसे बड़ा बदलाव आया। हाँ, सबसे बड़ा बदलाव सेना में ही आया। क्राउन ने पूरी ब्रिटिश भारतीय सेना का जबरदस्त पुनर्गठन किया। ये किसने किया? लॉर्ड रॉबर्ट्स और फिर लॉर्ड किचनर जैसे अनुभवी कमांडर इन चीफ के नेतृत्व में ये हुआ। क्या किया उन्होंने? उन्होंने तीनों प्रेसिडेंसी सेनाओं को, यानी उस वक्त के ब्रिटिश भारत के 3 बड़े इलाके थे, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, और उनकी अपनी अपनी फौजें थी। हाँ, हाँ। उन सबको मिलाकर एक एकीकृत सेंट्रलाइज्ड सेना बनाई। ये काम 20वीं सदी के पहले दशक तक चला। और इसी दौरान वो मार्शल रेस वाला सिद्धांत लागू हुआ जिसकी हमने बात की। जी बिल्कुल।
उसी पुनर्गठन का हिस्सा था वो। गोरखाओं के बारे में भी कुछ खास बात है। हाँ, नेपाल के गोरखा सैनिक अपनी बहादुरी के लिए हमेशा से मशहूर रहे हैं। 1816 में वो अंग्रेजों से हारे थे। उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें अपनी सेना में पक्की नौकरी का लालच दिया और वो मान गए। हाँ, उन्हें बाकी लड़ाकू जातियों से थोड़ा अलग रखा गया और उनमें रेजिमेंट और क्राउन के प्रति वफादारी का भाव भरा गया। कितनी रेजिमेंट बनी? रणनीति साबित हुई। गोरखाओं ने हर लड़ाई में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। लेकिन इस सब के पीछे, चाहे वो मार्शल रेस हो या गोरखाओं को अलग रखना, अंग्रेजों का असली मकसद तो सेना को बांट कर रखना ही था, है ना? यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। फूट डालो और राज करो उनकी सबसे कारगर नीति थी, खासकर सेना के मामले में। क्या इसका कोई सबूत है? स्रोत में चार्ल्स वुड, जो उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका एक पत्र है वाइसरॉय के नाम। अच्छा, क्या लिखा है उसमें? उसमें वो साफ लिखते हैं, मैं सार बता रहा हूँ कि मैं दोबारा ऐसी विशाल सेना नहीं देखना चाहता जिनकी भावनाएं और पूर्वाग्रह एक जैसे हों और जो एक साथ बगावत कर सकें। आगे लिखते हैं, अगर एक रेजिमेंट बगावत करे तो मैं चाहूंगा कि अगली रेजिमेंट इतनी अलग हो कि वो पहली वाली पर गोली चलाने को तैयार हो। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है। बिल्कुल, ये थी उनकी सोच सेना को लेकर, नियंत्रण बनाए रखने के लिए। और भर्ती के तरीके बदले, सेना को बांटा गया, लेकिन क्या व्यावसायिकता या प्रोफेशनलिज्म पर भी जोर दिया गया? क्योंकि ब्रिटिश सेना तो प्रोफेशनल मानी जाती थी। हाँ, ये भी हुआ। ये कहना पड़ेगा, कंपनी के जो पुराने अफसर थे उनकी जगह क्राउन के नियमित अफसर लाए गए, जो ज्यादा प्रशिक्षित थे। हाँ, ज्यादा प्रशिक्षित, पेशेवर सैन्य शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। यूरोप की लड़ाइयों और अफगान युद्धों के अनुभवी अंग्रेज अफसरों ने सेना में अनुशासन, ड्रिल, लॉजिस्टिक्स मतलब सामान पहुंचाने की व्यवस्था, जी, सप्लाई लाइन वगैरह, और रेजिमेंटल गौरव की भावना भरी कि मेरी रेजिमेंट सबसे अच्छी है। इससे वफादारी भी बढ़ती होगी। बिल्कुल, सैनिकों और उनके परिवारों को पक्की तनख्वाह और सुरक्षा का भरोसा दिया गया। ये भी एक बड़ा आकर्षण था। और आखिरकार लॉर्ड किचनर ने 1902 में सभी इकाइयों को नए सिरे से नंबर देकर पूरी सेना को एक एकीकृत ढांचा दिया। तो अंग्रेजों की सैन्य सफलता के पीछे क्या राज था? वो भारतीय ताकतों पर कैसे हावी हो गए? स्रोत में हार्वर्ड के प्रोफेसर स्टीफन रोजन का विश्लेषण दिया गया है। क्या कहते हैं वो? उनके मुताबिक 4 मुख्य वजहें थी: व्यावसायिकता, एकता, मजबूत संगठन और समाज से थोड़ा अलग थलग रहना। थोड़ा विस्तार में बताइए। मतलब अंग्रेजों का अनुशासन, ड्रिल पर जोर, सप्लाई का बेहतर इंतजाम, ये सब मायने रखता था। और यूरोप से आई बेहतर तकनीकें, जैसे अच्छी तोपें, बेहतर बारूद। हाँ, तकनीक का फर्क तो रहा होगा। बिल्कुल, इन सब ने उन्हें भारतीय सेनाओं पर बढ़त दिलाई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने दुश्मनों से सीखा भी। अच्छा, जैसे टीपू सुल्तान से रॉकेट का इस्तेमाल करना सीखा और मराठों से सीखा कि किलों पर हमला करने के लिए हाथियों से तोपें कैसे खींची जा सकती हैं। वाह, मतलब वो सीखने को भी तैयार थे। जी। तो 20वीं सदी की शुरुआत में सेना की क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, उस समय तक सेना गांव के युवाओं के लिए, खासकर उन इलाकों में जहां जमींदारी का दबाव था या खेती उतनी फायदेमंद नहीं थी, वहां नौकरी का एक अच्छा इज्जतदार जरिया बन चुकी थी। और दूसरी तरफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। हाँ, बिल्कुल, नेता लोग सेना के भारतीकरण के लिए दबाव बना रहे थे। भारतीकरण मतलब उसमें भारतीय अफसरों की भर्ती की जाए, ऊंचे पदों पर भी। उन्हें लगता था कि इससे स्वराज का रास्ता खुलेगा। हाँ, कुछ नेताओं की ये उम्मीद थी। अंग्रेज मान गए? शुरू में तो बहुत हिचकिचाए, बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध करीब दिखने लगा, तब उन्हें फौज बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई होगी। बिल्कुल, तब जाकर उन्होंने कुछ भारतीय अफसरों के लिए किंग्स कमीशन शुरू किया। ये ऊंचे पदों के लिए था। और बाकी के लिए? और गैर कमीशन अफसरों जैसे जमादार, सूबेदार, उनके लिए वाइसरॉय कमीशन शुरू किया। और भर्ती भी बढ़ाई। हाँ, भर्ती बढ़ाई। कुछ पुरानी रेजिमेंटों को दोबारा जिंदा किया गया। महार रेजिमेंट जैसी नई रेजिमेंट बनी। सिखों की भर्ती का आधार भी और बढ़ाया गया। और पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले सेना का आकार कितना था? उसका मुख्य काम क्या था? युद्ध से ठीक पहले सेना में करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख सैनिक थे। स्रोत में दोनों आंकड़े दिए गए हैं, शायद अलग अलग समय के होंगे। ठीक है। इसमें पुरानी तर्ज की घुड़सवार सेना थी, करीब 39 रेजिमेंट, पैदल सेना की 135 बटालियन थी, कुछ इंजीनियर थे और तोपखाना बहुत कम था, सिर्फ 12 माउंटेन आर्टिलरी बैटरी, मतलब पहाड़ी तोपें। और मुख्य काम था उत्तर पश्चिम सीमा पर विद्रोह दबाना और रूस को रोकना। वही ग्रेट गेम। लेकिन पहले विश्व युद्ध ने सब बदल दिया। हाँ, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना का जबरदस्त विस्तार हुआ।
संख्या करीब 15 लाख तक पहुंच गई। 15 लाख? हाँ, और 10 लाख से ज्यादा सैनिक लड़ने के लिए विदेश भेजे गए, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका। तो ये थी भारतीय सेना के बनने की कहानी की एक झलक, जैसा स्रोतों में बताया गया है। जी। इसकी गहरी देसी जड़ें हैं, मराठा और सिख विरासत का बहुत अहम योगदान है। बिल्कुल। और फिर ब्रिटिश राज का वो गहरा और कह सकते हैं दोहरा असर। हाँ, दोहरा असर कहना ठीक होगा। जिसने इसे एक आधुनिक पेशेवर सेना तो बनाया, पर साथ ही फूट डालो और राज करो की नीति से इसे बांटने की कोशिश भी की। हाँ, कहानी काफी उलझी हुई है, जटिल है। एक तरफ अनुशासन, व्यावसायिकता, रेजिमेंट का गौरव, ये सब पनपा जी। तो दूसरी तरफ जाति और धर्म के आधार पर बंटवारे के बीज भी बोए गए। बिल्कुल, ये एक बहुत जटिल विरासत है जिससे आजाद भारत की सेना को जूझना पड़ा और कह सकते हैं उभरना पड़ा। और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। क्या? कि स्वदेशी वीरता की इतनी मजबूत परंपरा, उस पर ये अंग्रेजी ढांचा और फिर वो बांटने वाली नीतियाँ, इस सब का आज की भारतीय सेना की सोच पर, उसके मूल्यों पर, उसकी एकता पर क्या असर पड़ा होगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो पुरानी दरारें पूरी तरह भर चुकी हैं या उनकी परछाइयां कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अब भी मौजूद हैं? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद जरूर मन में उठता है और जिस पे शायद हमें आगे भी सोचना चाहिए।